हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ इजराइल वर्सेस ईरान वॉर, जहां के आज के इस एपिसोड में स्पॉटलाइट होगी ग्लोबल पावर्स के रिएक्शन के ऊपर इस वॉर को लेकर। तो चलिए करते हैं दुनिया के रिएक्शंस का पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर अमेरिका। इजराइल के मिसाइल्स लॉन्च करते ही वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस मीटिंग बुलाई गई। बिदेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर था, एक तरफ इजराइल का सपोर्ट तो दूसरी तरफ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी। सो क्वेश्चन इज, अमेरिका ने क्या किया? तो सबसे पहले अमेरिका ने आयरन डोम के लिए इमरजेंसी मिलिट्री एड अनाउंस किया। देन यूएसएस आइजनहावर को गल्फ में रिपोजिशन किया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमेरिका ने इजराइल को हेल्प तो किया वॉर के लिए, पर खुद डायरेक्टली वॉर में नहीं कूदा। इतना ही नहीं, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चली। कतर, ओमान और टर्की के जरिए ईरान से बात करने की कोशिश भी की गई, लेकिन अमेरिका की पोजीशन क्लियर थी। इजराइल का राइट टू डिफेंड इटसेल्फ लेजिट है, लेकिन फुल स्केल वॉर नहीं चाहिए। अब अमेरिका के बाद बात करते हैं रशिया की। जैसे अमेरिका इजराइल का पार्टनर है, उसका फ्रेंड है, इसी तरह से रशिया ईरान का पार्टनर है, ईरान का फ्रेंड है। सो लेट्स सी व्हाट रशिया हैज़ डन फॉर इट्स फ्रेंड। ईरान रशिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, स्पेशली सीरिया में, लेकिन रशिया ने वॉर के टाइम एक स्मार्ट स्टैंस लिया। ना ओपन वॉर, ना ओपन सपोर्ट और ना ही ओपन क्रिटिसिज्म। इस पे मॉस्को ने कहा, वी अर्ज ऑल पार्टीज टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन, पीस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। पर अंदर से क्या हो रहा था? रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कुछ एसेट्स को सिक्योर किया। सीरिया में रशियन फोर्सेस न्यूट्रल रहीं, पर इजराइल रशिया डीकॉन्फ्लिक्शन हॉटलाइन एक्टिव थी। रशिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस लेड सीज फायर रेजोल्यूशन को ब्लॉक नहीं किया। That's shocking, क्योंकि रशिया ऑलरेडी अपने यूक्रेन वॉर से स्ट्रेस में है और इस वॉर के चलते ऑयल प्राइसेस का बढ़ना उसके लिए एक फ़ायदे की डील था। तो अब अमेरिका और रशिया की बात करने के बाद बात करते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशन की, जो है चाइना। अब चाइना इस वॉर में कैसे प्ले कर रहा है? एज अ स्मार्ट प्लेयर और एज अ साइलेंट प्लेयर? वी नीड टू डिकोड इट। अब चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, इस वॉर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था, लेकिन सबसे कम बोला, जिसके चलते बीजिंग का रिएक्शन था, ऑल साइड्स मस्ट मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन। बस इतना ही। पर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, अंदर से चाइना क्या कर रहा था? तो यहाँ पे चाइना की गेम स्टार्ट होती है। चाइना ने ईरान से बैकडोर टॉक चालू की, क्योंकि चाइना मार्च 2023 में सऊदी ईरान पीस डील में मीडिएटर रहा था। तो इन सब के चलते ऑयल के ऑल्टरनेट सोर्सेज एक्सप्लोर करने लगा रशिया, वेनेजुएला एंड सेंट्रल एशिया। साइलेंस स्ट्रैटेजिक था, क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि सबसे पहले कौन थकता है। तो यहाँ पे हम चाइना को बोलेंगे स्मार्ट प्लेयर, क्योंकि चाइना का ताइवान इशू के चलते हुए चाइना वॉर में किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता था। तो इन सब के बाद अगर हम यूरोप के रिएक्शन की बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज़ का रिएक्शन मिक्स था। जहां जर्मनी ने इजराइल का सपोर्ट किया, वहीं फ्रांस ने इमीडिएट सीज फायर को नेसेसरी बताया। यूके ने इवैक्यूएशन के लिए डिप्लोमेटिक मिशंस एक्टिवेट किए और उधर इटली ने ईरान के खिलाफ सैंक्शंस का प्रपोजल दिया। पर इन सब के चलते यूरोप एक सबसे बड़ा कंसर्न लेकर आया, जो था रिफ्यूजी क्राइसिस, क्योंकि ईरान में वॉर जोन से निकलकर लोग टर्की के बॉर्डर पर पहुंच रहे थे। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का मतलब था यूरोप में माइग्रेशन वेव्स। जर्मनी, ग्रीस और पोलैंड जैसे देश ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे रिफ्यूजी इनटेक के लिए। अब बात करते हैं यूएन और अरब वर्ल्ड की, जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे विद द टाइटल शब्दों का समंदर और एक्शन का अकाल। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी में सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलाई, लेकिन एज एक्सपेक्टेड कंसेंसस नहीं बना। यूएस वर्सेस रशिया चाइना डेडलॉक, जिसके चलते सीज फायर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो उधर अरब वर्ल्ड भी डिवाइडेड था। यूएई ने स्टेटमेंट दिया कि रीजनल पीस के लिए डायलॉग ज़रूरी है, जहां सऊदी अरेबिया ने ओपनली इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, पर उन्होंने ईरान को भी ब्लेम किया। लेबनान और सीरिया की बात करें तो वहाँ पे
प्रॉक्सीज एक्टिवेट थे, सो नो न्यूट्रलिटी देयर। इन सब के चलते अरब लीग ने एक फॉर्मल स्टेटमेंट दिया पर ग्राउंड पर कोई एक्शन नहीं लिया। इन सब के बाद हम बात करते हैं ग्लोबल मीडिया और पब्लिक ओपिनियन के बारे में। ग्लोबल मीडिया की बात करें तो उन्होंने इस वॉर को शैडो वर्ल्ड वॉर का नाम दिया, क्योंकि जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे उतनी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस नहीं थी। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स वॉर जोन से भी ज़्यादा हीटेड थे। सोशल मीडिया के ऊपर वॉर से रिलेटेड हैशटैग्स का अपना ही ट्रेंड था, जैसे कि हैशटैग स्टैंड विद इजराइल, हैशटैग फ्री ईरान, हैशटैग मिडल ईस्ट ऑन फायर। रियल वॉर के साथ साथ ये हैशटैग वॉर भी चल रही थी, जैसे कि ट्रोल्स, मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन्स एवरीवेयर। अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो वो भी स्प्लिट था, जहां वेस्ट में इजराइल के सपोर्ट में रैलीज निकली, वहीं मिडल ईस्ट और एशिया में ईरान को ओप्रेस्ड स्टेट दिखाया गया। तो दोस्तों, ये था ग्लोबल रिएक्शन एक ऐसे वॉर पर जहां मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल थे अलायंसेस और डिप्लोमेसी के मूव्स। तो अगर हम वॉर की बात करें तो वॉर कभी बॉम्ब्स की नहीं होती, एक्चुअल में वॉर होती है नैरेटिव्स की, लॉयल्टीज़ की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंटरेस्ट की भी। ये कहानी सिर्फ मिडल ईस्ट की नहीं है, हर उस आदमी की है जो पेट्रोल भराता है, EMI देता है और ग्रोसरी का बिल भरता है। तो इजराइल वर्सेस ईरान वॉर शुरू होते ही सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ा ब्रेंट क्रूड ऑयल पर। तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को थ्रेटन किया, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इसका रिजल्ट क्या निकला? ब्रेंट क्रूड ऑयल $150 पर बैरल क्रॉस कर गया, जो कि 2008 के ग्लोबल रिसेशन के बाद हाईएस्ट था और यहाँ पे ग्लोबल पैनिक फेल हो गया। इंडिया, चाइना, जापान, जिनके पास हाई डिपेंडेंसी है गल्फ ऑयल के ऊपर, उनका इंपोर्ट भी डबल हो गया। तो उधर एयरलाइंस ने सरचार्ज लगा दिया, ट्रकिंग कॉस्ट भी बढ़ने लगे। इन अ नटशेल, इन्फ्लेशन ने हर एक कॉन्टिनेंट को छू लिया। मिडिल ईस्ट में एक मिसाइल ने फायर किया, जिसकी गूंज सिडनी, जॉन्सबर्ग, पेरिस, इवन दिल्ली तक सुनाई दी। अब जैसे ही ईरान ओपनली वॉर में आया, वेस्टर्न सैंक्शंस फिर से जिंदा हो गए। यूएस ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर टोटल बैन लगाया। सेंट्रल बैंक और IRGC यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एसेट्स फ्रीज कर दिए। सेकेंडरी सैंक्शंस थ्रेट किया उन कंट्रीज को जो ईरान से ऑयल खरीदेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला कि ईरान का करेंसी रियल 30% तक गिर गया और ब्लैक मार्केट ज़्यादा एक्टिव हो गया। चाइना ने डिस्क्रीट डील्स चालू रखी, लेकिन ओपन सपोर्ट नहीं किया। इवन इंडिया जैसा न्यूट्रल कंट्री भी प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि चबाहर पोर्ट प्रोजेक्ट सस्पेंड करना पड़ा टेम्पररीली। एक इकोनॉमी जो पहले ही सैंक्शंस के नीचे थी, अब ICU में चली गई। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो वॉर के तुरंत बाद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स ने रेड जोन ट्रिगर कर दिया। S&P 500 got 4% crash in 48 hours। तो वही सेंसेक्स 1200 पॉइंट्स तक डाउन चला गया। टेक स्टॉक्स took a hit due to cyber warfares। और अगर हम यही क्रिप्टो की बात करें तो इनिशियली स्पाइक आया, जहां बिटकॉइन जंप टू $80,000, लेकिन फिर इसके बाद करेक्शन आई। बट वाई? इन्वेस्टर्स ने सेफ एसेट्स जैसे कि गोल्ड और बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। मिडल ईस्ट एक्सपोजर वाली कंपनीज जैसे ऑयल टैंकर्स, एविएशन, ट्रैवल एंड शिपिंग, सभी का वैल्यू लॉस में गया। अब इतना ही नहीं, इसके बाद एक और फॉल आउट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर शिप्स क्रॉसिंग पर्शियन गल्फ 3 टाइम्स हो गया। अब बात करें इंडिया की, जो इजराइल और ईरान दोनों के क्लोज रहा है डिप्लोमेटिकली, उसके लिए ये वॉर एक टाइट रोप वॉक था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉर्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इस वॉर के चलते इंडियन करेंसी रुपी बहुत वीक हुई। ऑयल इंपोर्ट बिल 2 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा बढ़ने का एस्टिमेशन। RBI ने मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व्स यूज़ किए। तो इतना ही नहीं, सब्सिडीज़ के बर्डन का प्रेशर सेंट्रल बजट पे आ गया। तो वहीं छबर पोर्ट टेम्परली सस्पेंड किया गया।
नाउ हियर द स्ट्रैटेजिक डिलेमा इज इजराइल का अलाय बनकर यूएस को खुश रखें या ईरान से एनर्जी लिंक्स प्रिजर्व करें। तो इन सब के चलते इंडिया ने एक मिडिल पाथ चुना, शांति की अपील, ह्यूमैनिटेरियन एड टू ईरान और डिप्लोमेटिक आउटरीच इजराइल से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म फॉलआउट यानी कि डोर्स टू रिसेशन। एक ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने बोला कि अगर ये वॉर लॉन्ग टर्म चलता तो दुनिया एक नए ऑयल ड्रिवन रिसेशन की तरफ जा सकती थी। यूरोप जो रशिया ऑयल के ऑल्टरनेट में गल्फ को देख रहा था, अब स्टक हो गया था। डेवलपिंग नेशंस जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, उनका ट्रेड डेफिसिट और भी वर्स हो गया। अफ्रीकन ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस को भी डबल कॉस्ट चुकानी पड़ी। इन सब के चलते IMF ने भी वार्न किया, इफ Strait of Hormuz closes completely, global GDP growth could slow by 2%. ये एक इकोनॉमिक वॉर भी थी जहां मिसाइल से ज़्यादा डैमेज फ्यूल ने किया। तो दोस्तों, हर जंग एक बैटलफील्ड होती है और हर एक बैटलफील्ड का अपना ही एक फॉल आउट होता है। इस बार तेल के ड्रम्स और स्टोक के ग्राफ्स ने दिखाया कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इम्पैक्ट कितना गहरा हो सकता है। तो ये एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है।